गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे तीसरी विधि, ऊष्मा के स्थानांतरण की तीसरी विधि के बारे में अध्ययन करेंगे और उस विधि का नाम है विकिरण विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण। वो विकिरण विधि है जब बिना किसी माध्यम के भी ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो उस विधि को विकिरण विधि कहते हैं। जैसे सूर्य से जो ऊष्मा हमारे पास आती है, जो गर्मी हमारे पास आती है, तो हमने अभी तक दो विधियां पढ़ी हैं। जैसे जो तरल पदार्थ होते हैं, जैसे द्रव आदि हैं, उनमें तो ऊष्मा का संवहन विधि से द्रव हैं, गैसें हैं, संवहन विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। और जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें चालन विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। और सूर्य और पृथ्वी को देखें तो इनके बीच में तो जो हम वायुमंडल से ऊपर जाते हैं तो कुछ भी नहीं है, ना ठोस है, ना द्रव है, ना गैसें हैं, बहुत सारे स्थान खाली पड़ा हुआ है। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में ऊपर आकाश में बहुत सारा स्थान, यानी करोड़ों किलोमीटर का स्थान है, वो खाली पड़ा हुआ है। उसमें कोई सा भी पदार्थ नहीं है, न ठोस है, न द्रव है, न गैसें हैं। तो बताइए फिर किस विधि से सूर्य से ऊष्मा हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाती है? तो वो यही तीसरी विधि है, विकिरण विधि। यानी सूर्य से हम तक ऊष्मा विकिरण विधि से पहुंचती है, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकांश स्थान रिक्त है जहां वायु अथवा द्रव माध्यम भी नहीं है और न ही कोई ठोस माध्यम है। यह बात याद रखने की है कि विकिरण विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण वायु माध्यम में भी हो सकता है। यानी बिना माध्यम के भी इस विधि से ऊष्मा चल सकती है, और अगर वायु है उसमें भी विकिरण विधि से ऊष्मा दूर दूर तक जा सकती है। कुछ उदाहरण द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे नंबर 1, जब हम हीटर के पास बैठे होते हैं या चूल्हे के पास बैठे होते हैं सर्दियों में, तो हम तक ऊष्मा विकिरण विधि से ही पहुंचती है। हम सर्दियों में जब तापते हैं, सर्दी ज़्यादा होती है, चूल्हे के पास बैठ गए या हीटर के पास बैठ गए, तो हमारे शरीर तक जो ऊष्मा आ रही है हीटर से या चूल्हे से, वो विकिरण विधि द्वारा ही आ रही है। यानी वायु में माध्यम में भी विकिरण विधि से ऊष्मा चल सकती है और बिना माध्यम के भी चल सकती है। दूसरा, ज्वाला से हटाकर रखे गए किसी गर्म बर्तन से ऊष्मा विकिरण विधि से ही वातावरण में पहुंचती है, जिससे वह बर्तन कुछ समय बाद ठंडा हो जाता है। मान लीजिए हम देखते हैं कि बर्तन को चूल्हे से उतार के रखा है, जो गर्म बर्तन होता है चूल्हे पर से उतार के मान लीजिए हमने रखा, उसको नीचे रख दिया, तो हम देखते हैं कि कुछ समय बाद में, कुछ घंटे बाद मान लें, वो बर्तन ठंडा हो जाता है। आखिर उसकी ऊष्मा कहाँ चलेगी? उस गर्म बर्तन की ऊष्मा विकिरण विधि द्वारा वायु में दूर दूर तक चली गई। यानी विकिरण विधि से ही वो ऊष्मा का त्याग कर रहा है, इसी कारण वो बर्तन ठंडा हो जाता है कुछ घंटों बाद में। और हमारा शरीर विकिरण विधि से ही वातावरण से ऊष्मा लेता है अथवा वातावरण में ऊष्मा छोड़ता है। हमारा शरीर ऊष्मा छोड़ता रहता है क्योंकि शरीर के भीतर ऊष्मा बनती रहती है, और उस ऊष्मा को वायुमंडल में छोड़ता रहता है शरीर। तो कौन सी विधि छोड़ता है? विकिरण विधि से छोड़ता है। और वातावरण में अगर ऊष्मा की मात्रा ज़्यादा है तो शरीर विकिरण विधि द्वारा ही ऊष्मा को, हमारे शरीर उसको ग्रहण कर लेता है। तो हमारे शरीर द्वारा ऊष्मा का त्याग किया जाता है या ग्रहण किया जाता है, तो कौन सी विधि से किया जाता है? विकिरण विधि से। और आकाशीय पिंड हैं, तारे हैं, सूर्य आदि हैं, उनसे ऊष्मा दी जाती है तो विकिरण विधि से ही होता है वो कार्य। अब बात आती है कि ऊष्मा के अवशोषण के कारण ही किसी वस्तु का ताप बढ़ जाता है। कोई वस्तु गर्म क्यों हो जाती है? हम किसी वस्तु को सूर्य की धूप में रख दें तो गर्म हो जाती है, हम किसी वस्तु को चूल्हे में रख दें वो गर्म हो जाती है, और चूल्हे से हटा के दूर रख दें ठंडी हो जाती है, छाया में वस्तु रख दें ठंडी हो जाती है। क्यों? यानी अगर वस्तु ऊष्मा का अवशोषण कर लेती है ऊष्मा का, तो वस्तु गर्म हो जाती है, और ऊष्मा का त्याग कर देती है तो ठंडी हो जाती है। अब हम देखते हैं
कि क्या रंगों से भी ऊष्मा के लेन देन पे प्रभाव पड़ता है। गहरे रंग की वस्तुएं ऊष्मा कितनी मात्रा में ले पाती हैं, हल्के रंग की वस्तुएं ऊष्मा कितनी मात्रा में ले पाती हैं। तो क्या सभी रंगों की वस्तुएं समान रूप से ऊष्मा का अवशोषण या त्याग करती हैं। आओ एक प्रयोग द्वारा समझने का प्रयास करें। जैसे दो समान आकार के धातु के डिब्बे लेते हैं। इनमें से एक डिब्बे की बाहरी सतह काली है तथा दूसरे डिब्बे की बाहर की सतह सफेद है। दोनों डिब्बों में समान मात्रा में जल भर देते हैं और इन्हें धूप में रख देते हैं। यानी दो डिब्बे लिए, एक के बाहर काला रंग हो रहा है, दूसरे डिब्बे के बाहर सफेद रंग हो रहा है और दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा में पानी भर लिया और पानी का तापमान भी बराबर रखा और उनको सूर्य की धूप में कुछ घंटे के लिए रख दिया। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि थोड़ी देर बाद में उनका तापमान नोट करके देखेंगे कि कितना फर्क आया, उसके तापमान में कितनी बढ़ोतरी या कमी आई, उसको हम नोट करेंगे। अब लगभग 10 से 15 मिनट बाद में इनका तापमान नोट करेंगे। लगभग 10 से 15 मिनट बाद दोनों डिब्बों के जल का तापमान थर्मामीटर से ज्ञात करते हैं। थर्मामीटर से ज्ञात करते हैं। क्या पता लगेगा? हम देखते हैं कि काले रंग के डिब्बे के पानी का ताप अधिक है, जबकि सफेद रंग के डिब्बे के जल का ताप काफी कम है। क्यों, ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि गहरे रंग की वस्तु वातावरण से या सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की धूप में ज्यादा ऊष्मा लेती है और हल्के रंग की जो वस्तु होती है वो कम ऊष्मा ग्रहण कर पाती है। तो निष्कर्ष क्या निकालेंगे? निष्कर्ष इस प्रयोग द्वारा हम निष्कर्ष निकालते हैं। हम निष्कर्ष निकालते हैं कि गहरे रंग की वस्तु हल्के रंग की वस्तु की तुलना में अधिक ऊष्मा का अवशोषण करती है। अवशोषण करती है। यानी हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं प्रयोग से कि गहरे रंग की वस्तु हल्के रंग की वस्तु की तुलना में अधिक ऊष्मा का अवशोषण करती है। इसलिए काले रंग के डिब्बे का जल अधिक गर्म हो गया।
और यही बात हमारे दैनिक जीवन में होती है। हम सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं, क्यों? काले रंग के हैं या और कोई गहरा रंग है, गहरा नीला है, गहरा हरा रंग है, गहरा लाल रंग है, तो क्यों? क्योंकि गहरा रंग सर्दियों में हमें उष्मा की जरूरत होती है, गर्मी की जरूरत होती है। तो सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनेंगे तो वो उष्मा का ज़्यादा अवशोषण करेंगे और हमें सर्दी कम लगेगी। और सर्दियों में इसीलिए हम गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं। और गर्मी की अगर बात करें तो उसका उल्टा होगा, गर्मियों में हमें गहरे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि गहरा रंग है वो उष्मा का अधिक अवशोषण करेगा और हमें गर्मी ज़्यादा महसूस होगी। इसलिए हमें अपने दैनिक जीवन में इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि गर्मियों में हमेशा हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, उनका रंग बिल्कुल धुंधला होना चाहिए ताकि हमें उसमें कम गर्मी लगे। और सर्दियों में हमें बिल्कुल गहरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इस तरह अगर हम करेंगे तो हम सर्दी गर्मी से बच सकते हैं। अब अगर हम देखें कि सर्दियों में हम गहरे रंग के वस्त्र पहनते हैं ताकि गहरे रंग के कपड़े उष्मा का अधिक से अधिक अवशोषण कर सकें, और ये अधिक अवशोषण करेंगे तो उससे सर्दी से हमारा बचाव हमें बचा सकेंगे। अधिक अवशोषण करके हमें सर्दी से बचा सकें, यानी गहरे रंग के कपड़े सर्दी में पहनेंगे, उष्मा का ज़्यादा अवशोषण करेंगे और हमें कुछ गर्मी का एहसास होगा, हमारे शरीर में कुछ उष्मा महसूस होगी। इसी तरह से गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। हल्का रंग अधिकांश उष्मा का परावर्तन कर देता है, अतः हल्का रंग या हल्के रंग के कपड़ों में हम आराम महसूस करते हैं। यानी हल्का रंग है वो उष्मा को परावर्तित कर देता है और हमें उन कपड़ों को पहनने से ठंडक महसूस होती है, कुछ राहत मिलती है, हमें आराम मिलता है। और इसी तरह से आजकल भवन निर्माण में खोखली ईंटें काम में ली जाती हैं, जो अंदर से खोखली होती हैं, अलग टाइप की बनाई जाती हैं। उन खोखली ईंटों में भीतर वायु भरी होती है और वायु उष्मा की कुछ अलग होती है, यानी बाहर की उष्मा को भीतर नहीं आने देती, भीतर की उष्मा को बाहर नहीं जाने देती। इस तरह होती है खोखली ईंटें, और उनका उपयोग हम करेंगे तो क्या होगा कि वो मकान सर्दियों में तो गर्म रहेंगे और गर्मियों में ठंडे रहेंगे। यानी गर्मियों में बाहर की जो धूप है वो मकान के भीतर उसकी उष्मा नहीं जाएगी, क्योंकि खोखली ईंटों में जो वायु भरी है वो उस उष्मा को रोक लेगी। इसी प्रकार सर्दियों में हमारा जो मकान होते हैं उनमें उसके अंदर उष्मा ज़्यादा होती है, बाहर ठंडक ज़्यादा होती है, भीतर उष्मा ज़्यादा होती है। तो बाहर की उष्मा को खोखली ईंटें भीतर की उष्मा को बाहर जाने से वो रोकती है और इस तरह से मकान या घर सर्दियों में गर्म रहता है। इस प्रकार से खोखली ईंटों का उपयोग करके हमें सर्दी और गर्मी से बच सकते हैं। हम सर्दियों में ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं, गर्मियों में क्यों नहीं पहन लेते? क्योंकि ऊनी कपड़े इस डिजाइन से बने होते हैं कि ऊन के बीच बीच में बहुत सारी वायु भरी होती है, उनके बीच बीच में वायु फंसी होती है और यह वायु हमारे शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकती है। हमारे शरीर की उष्मा हमारे शरीर के आसपास ही रह जाती है, अतः हमें सर्दी में भी कुछ गर्मी का एहसास होता है, सर्दी से बचाव हो जाता है। यही कारण है कि हम सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनते हैं। अगर आपसे कोई कहे, यानी आपके पास सर्दियों में कोई दो ऑप्शन हो कि एक कंबल है मोटा है और दो कंबल हैं वो कुछ पतले हैं, आपसे भी पूछा जाए कि कौन सा कंबल लेना पसंद करोगे, किस कंबल को ओढ़ना पसंद करोगे, तो बताइए आप क्या कहोगे? हम दो पतले कंबल ओढ़ना पसंद करेंगे, यानी एक कंबल ओढ़ लिया, उसके ऊपर से दूसरा कंबल ओढ़ लिया। दो पतले पतले कंबल हैं वो उष्मा को ज़्यादा रोकेंगे अंदर और हमें गर्मी का एहसास होगा एक मोटे कंबल की तुलना में, क्योंकि दो पतले कंबलों के बीच में वायु की परत होती है और हमारे शरीर की उष्मा को बाहर जाने से वो रोक लेंगे, वो वायु की परत रोक लेगी और हमें दो पतले कंबल हैं वो अधिक उष्मा हमारे शरीर की रोक पाएंगे, उसमें हमें ठंड कम लगेगी, जबकि एक मोटा कंबल है उसकी तुलना में उसमें ठंड ज़्यादा लगेगी। इस तरह से अगर हमसे कोई पूछे तो हम दो कंबल लेना पसंद करेंगे ओढ़ने के लिए बजाय एक मोटे कंबल के। इस प्रकार से उष्मा का लेन देन इसके द्वारा होता रहता है। और हमने ये भी पढ़ा कि वायु उष्मा की कुछ अलग होती है।